Good morning. Today my lectures. International organization, very important topic. War. युद्ध. ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉपिक में जितने भी हेडिंग्स आपको हम बताएंगे वो सारे हेडिंग्स आपके शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए, वॉर, युद्ध. युद्ध क्या है? युद्ध, जैसा कि ओपेनहाइम कहता है, युद्ध दो या दो से अधिक देशों के बीच सैनिकों के द्वारा किया गया सशस्त्र संघर्ष होता है. जब बलपूर्वक तरीकों के द्वारा जब कोई राज्य अपने विवादों का निपटारा नहीं कर पाता तो युद्ध जो है विवादों का निपटाने का यह एक अंतिम साधन होता है. दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी युद्ध की घोषणा. यह हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में आता है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, युद्ध की घोषणा. युद्ध करने से पहले उसका किसी न किसी रूप में उसकी चेतावनी देना जरूरी है. जैसा कि ग्रोसियस का कहना था कि युद्ध शुरू करने से पहले उसकी चेतावनी देना भी जरूरी है. जबकि अगर देखा जाए तो 1700 से लेकर के 1870 के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, मिला जुला के देखा जाए तो टोटल 117 वार हुए हैं. 1700 से लेकर के 1870 के बीच 117 वार हुए हैं, 117 युद्ध हुए हैं. और 117 युद्ध में केवल 10 वार में ही केवल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया गया था. यानी केवल 10 युद्ध ऐसे लड़े गए थे जिसमें युद्ध की घोषणाएं की गई थी. बाकी 107 युद्ध में डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया गया था, युद्ध की घोषणाएं नहीं की गई थी. खास करके अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखें तो अगर हम महाभारत और रामायण काल में देखा जाए तो इस नियमों का जो आज इंटरनेशनल लेवल पर इसको रेगुलेट कर दिया गया है, इस पर कानून बना दिया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हमारे भारत देश में, यह प्राचीन काल में इसको भलीभांति फॉलो किया जाता था. अगर महाभारत का जिक्र किया जाए तो आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव की सेनाएं जो हैं आमने सामने खड़ी हैं लेकिन युद्ध नहीं कर रही हैं. एक आदमी जो है उन दोनों सेनाओं के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में जाता है और शंख की ध्वनि करता है. शंख की ध्वनि क्या है? एक प्रकार की चेतावनी है, एक प्रकार का नोटिस है कि युद्ध प्रारंभ किया जाए. और वहीं पर शंख की ध्वनि के बाद कौरव और पांडव जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे और युद्ध शुरू कर देते थे. फिर शाम को सूर्यास्त होने के बाद जो है फिर शंख की ध्वनि होती थी. वो ध्वनि क्या थी? एक प्रकार की चेतावनी थी कि अब यहीं पर युद्ध को बंद कर दिया जाए. तो इसी चीज को इंटरनेशनल लेवल पर उसको रूल ऑफ वॉर बना दिया गया है, उसको युद्ध का नियम कहते थे. और इसी नियमों को हमारे महाभारत काल में, रामायण काल में इसको धर्म युद्ध कहा जाता था. लोग कहते हैं कि धर्म युद्ध है, उसमें नियम थे और युद्ध जो होता था वो धर्म के साथ, धर्म के अकॉर्डिंग लड़ा जाता था. जैसे उसमें ये नियम था कि अगर गदा युद्ध हो रहा है तो कमर के नीचे वार करना प्रोहिबिटेड किया गया था, वर्जित किया गया था. निहत्थे पर वार करना ये प्रोहिबिटेड किया गया था उस समय. इसी सारी चीज़ों को आज इंटरनेशनल लेवल पे जो है रूल ऑफ वॉर, युद्ध का नियम भी कहा जाता है. जो सारे नियम, सारे उस नियमों को जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल पर उसको फॉलो किया जाता है. दूसरी चीज, वॉर एंड द लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ में
युद्ध की स्थिति, यानी वॉर एंड द लीग ऑफ नेशन। देखिए, अगर लीग ऑफ नेशन के इंस्टीट्यूट्स में या कन्वेंशन में देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार युद्ध पर नकेल लगाने की परंपरा या इसे कानूनी जामा पहनाने की शुरुआत, युद्ध पर कंट्रोल करने की बात पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक युद्ध पर रोक लगाया गया लीग ऑफ नेशन के थ्रू। क्योंकि लीग ऑफ नेशन आर्टिकल 12 क्लॉज 1 में यह प्रोविजन था कि लीग ऑफ नेशन के सभी सदस्य, ऑल मेंबर, अपने विवादों का निपटारा मध्यस्थम के द्वारा या न्यायिक विनिश्चयों के द्वारा या असेंबली या काउंसिल के थ्रू करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और फिर वहीं आर्टिकल 12 क्लॉज 1 में ये प्रोविजन था, 12 क्लॉज 2 में ये प्रोविजन था कि लीग ऑफ नेशन का कोई भी सदस्य अपने विवादों का निपटारा असेंबली, काउंसिल या मध्यस्थम के द्वारा कर रहा है तो उसका निर्णय आने के 3 महीने तक वो वेट करेगा। इस 3 महीने तक वो युद्ध नहीं करेगा। इस 3 महीने के समय को उस समय कूलिंग पीरियड कहा जाता था, यानी कूल, शांत रहिए, युद्ध ना करिए, और 3 महीने का वेट करने के बाद ही वह युद्ध कर सकता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि लीग ऑफ नेशन में पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक युद्ध को कंट्रोल करने की या उस पर नकेल लगाने की परंपरा जो है लीग ऑफ नेशन आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 15 तक का जो प्रोविजन है, खास करके आर्टिकल 12 क्लॉज 1 और आर्टिकल 12 क्लॉज 2 के द्वारा जो 3 महीने का जो कूलिंग पीरियड रखा गया था, यानी कि 3 महीने तक वो युद्ध नहीं कर सकता था, इसको कुछ हद तक जो है युद्ध पर कंट्रोल करने की परंपरा जो है वो लीग ऑफ नेशन के थ्रू किया गया था। अब आइए वॉर एंड द पैक्ट ऑफ पेरिस। युद्ध और पेरिस समझौता, ये ज्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है। इसे केलोंग-ब्रॉड पैक्ट भी कहा जाता है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। पैक्ट ऑफ पेरिस पे के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध को पूरी तरह से रोक लगाने की परंपरा शुरुआत की गई, और पैक्ट ऑफ पेरिस के द्वारा जो भी नियम हैं वर्तमान में ये सभी राज्यों के ऊपर ये बाध्यकारी हैं। और दूसरी चीज कि पैक्ट ऑफ पेरिस जो है वो 27 अगस्त 1928 को विश्व के सभी देशों ने पेरिस में जाकर के एक समझौता किया, जिसे पैक्ट ऑफ पेरिस या केलोंग-ब्रॉड पैक्ट भी कहा जाता है, जो कि 27 अगस्त 1928 को पेरिस में किया गया था। और वर्तमान में ये पैक्ट ऑफ पेरिस के जो नियम है, जो डिक्लेरेशन है, ये सभी राज्यों के ऊपर, सभी देशों के ऊपर ये बाइंडिंग फोर्स रखता है। और युद्ध पर पूरी तरह से जो नकेल लगाने की, जो इस पर कानूनी जामा पहनाने की जो बात की गई, वो पैक्ट ऑफ पेरिस, जिसे केलोंग-ब्रॉड पैक्ट भी कहा जाता है, जो कि 27 अगस्त 1928 को पेरिस में हुआ था, जिस पर विश्व के सभी देशों ने इस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया, जो वर्तमान में ये सभी देशों पर ये बाइंडिंग है। देखिए, पैक्ट ऑफ पेरिस या पैक्ट ऑफ पेरिस डिक्लेरेशन 1921 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, यानी डिक्लेरेशन ऑफ या पैक्ट ऑफ पेरिस 1921, 1928 आर्टिकल 1 में ये प्रोविजन है
कि ऑल कॉन्टेक्चुअल स्टेट यानी पैक्ट ऑफ पेरिस के जितने भी राज्य पक्षकार हैं वो युद्ध की निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। दूसरी चीज कि पैक्ट ऑफ पेरिस आर्टिकल 2 में यह प्रोविजन रखा गया कि संविदाकारी राज्य यानी पैक्ट ऑफ पेरिस के जितने भी राज्य पक्षकार हैं उनमें उन सदस्यों के बीच कोई भी विवाद, कोई भी संघर्ष, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे और उसके लिए युद्ध का सहारा यानी किसी भी झगड़ों को निपटाने के किसी भी साधनों का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले वो शांतिपूर्ण तरीकों का हल करेंगे, यानी वो युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। ये बताया गया है आर्टिकल यानी पैक्ट ऑफ पेरिस 1928 आर्टिकल 2 में। तो आज प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर जो वार पर पूरी तरह से रेगुलेट करने की बात की गई है तो वो पैक्ट ऑफ पेरिस है, जिसे कैलोंग ब्रांड पैक्ट भी कहा जाता है, जो कि 27 अगस्त 1928 को पेरिस में इस पे विश्व के सभी देशों ने इस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया है। और ये वर्तमान में देखा जाए तो पैक्ट ऑफ पेरिस का जो रेगुलेशन है, जो डिक्लेरेशन है, ये सभी देशों पर ये बाइंडिंग फोर्स रखता है। दूसरी चीज आता है आपका वार एंड यूएनओ चार्टर। ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वार एंड यूएनओ चार्टर। देखिए, युद्ध और संयुक्त राष्ट्र, जबकि इससे पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वार वर्ड को प्रोहिबिटेड किया गया है, क्योंकि चार्टर के निर्माता फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इतने भयभीत हो गए थे कि उन्हें युद्ध शब्द से ही नफरत हो गई थी। और यही कारण है कि यूएनओ चार्टर के किसी भी आर्टिकल में जो है वार शब्द का यूज नहीं किया गया है, बल्कि वार की जगह पर यूज ऑफ फोर्स वर्ड का यूज किया गया है, यानी बल का प्रयोग शब्द का यूज किया गया है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो यूएनओ चार्टर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, क्लॉज 3, बहुत से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 2 क्लॉज 3 है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 है, फिर आर्टिकल 39 है, फिर आर्टिकल 41 है, फिर आर्टिकल 2 है, फिर आर्टिकल 84(1) है, जिसमें वॉर के विषय में वार तो नहीं बल्कि यूज ऑफ फोर्स विषय के में प्रोविजन है। अगर हम यूएनओ चार्टर के प्रिंसिपल्स को देखें, खास करके आर्टिकल 2 क्लॉज 3 और आर्टिकल 2 क्लॉज 4, आर्टिकल 2 क्लॉज 3 में यह प्रोविजन है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, द ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, अपने विवादों को निपटाने के लिए वो किसी भी मेथड का अगर यूज करते हैं तो वो इस तरीके का प्रयोग करेंगे जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का वायलेशन ना हो, यानी वो अपने झगड़ों का निपटारा इस तरीके से करेंगे जिससे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न ना हो। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में डायरेक्ट बता दिया गया है, यह भी यूएनओ का प्रिंसिपल्स है, जिसमें कहा गया है कि ऑल एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य के इंटरनल मैटर में ना तो इंटरफेयर करेगा, ना ही उसको धमकी देगा और ना ही उस पर यूज ऑफ फोर्स करेगा, यानी ना ही उसको बल का प्रयोग करेगा।
आर्टिकल 2 क्लॉज 7 में भी ये प्रोविजन है कि यूएनओ किसी भी मेंबर के डोमेस्टिक मैटर में ना तो इंटरफेयर करेगा और ना ही उस पर कोई ऐसा प्रेशर बनाएगा कि वो अपने मामले को यूएनओ के थ्रू ही सॉल्व करेगा, ऐसा उस पर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं बनाएगा। आर्टिकल 39 जो कि चैप्टर 7 में है, ये प्रोविजन करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए वो आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 उन दोनों को जैसा उसको यूज लगे इन दोनों का प्रयोग कर सकता है। देखिए, फिर आर्टिकल 41 में प्रोविजन है कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी स्टेट के उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर सकता है, उसके फाइनेंशियल सपोर्ट को बंद कर सकता है और उसके कम्युनिकेशन गैप, पाइपलाइन गैस जो भी गया हुआ उसको वो ब्लॉक कर सकता है। और आर्टिकल 42 में ये प्रोविजन है कि 41 को अप्लाई करने के बाद भी अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मेंटेन नहीं हो पाता है तो सिक्योरिटी काउंसिल को जैसा सूटेबल लगे वो उस पर, उस स्टेट पर, उस मेंबर पर एयरफोर्स, जल यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना के द्वारा उस पर अटैक, उस पर कार्रवाई, उस पर एक्शन ले सकता है। आर्टिकल 84 क्लॉज 1 में यह प्रोविजन है कि सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो सभी सदस्यों के द्वारा, यानी सिक्योरिटी काउंसिल जितने भी मेंबर हैं सभी को वो कह सकता है या कुछ सदस्यों के द्वारा जो है उस देश पर कार्रवाई कर सकता है। और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, सभी पक्षकार उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं और उस निर्णय का रिस्पेक्ट करेंगे। तो मिला जुला के देखा जाए तो वार जो चैप्टर है, शॉर्ट में अगर देखा जाए तो या तो डिक्लेरेशन ऑफ वार पूछेगा जो कि ज़्यादातर पूछता है, युद्ध की घोषणाएं, या कभी आपसे वॉर एंड द लीग ऑफ नेशन पूछता है, या कभी आपसे वॉर एंड पैक्ट ऑफ पेरिस पूछ देता है, और ज़्यादातर कभी कभी आपसे पूछ देता है कि वॉर एंड अंडर द वॉर एंड यूएनओ चार्टर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो डिफाइन वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड लीगल इफेक्ट ऑफ वॉर। तो लीगल इफेक्ट वॉर में क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ट्रीटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताना पड़ेगा। तो फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इफेक्ट ऑफ वॉर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से वो हम आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।